हर हर महादेव साथिया। आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई का 5वां भाग। अब तक आपने सुना कि शिवम ने शिवन्या से पूछा कि सिविल उससे मिलने क्यों नहीं आ रही है, जिसके जवाब में शिवन्या ने साफ कर दिया, अब यह तुम दोनों के बीच का मैटर है, तुम जैसे चाहो वैसे सुलझाओ। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी और घर में भी किसी से अपनी मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस बात को लेकर सारे घर वाले तुमसे अच्छे खासे नाराज हैं। बस यही समझ लो कि तुम बिस्तर पर हो, इसलिए बचे हुए हो, वरना रणविजय चाचू गुस्सा तो तुम जानते ही हो। तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी की आंखों में आंसू आए थे, वह इतनी आसानी से तो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह बात तो तुम पत्थर पर लिख लो, क्योंकि रणविजय चाचू को तो तुम जानते ही हो, वह जिससे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और गुस्सा उनका, बाप रे बाप, पूरे घर में तांडव मचा देता है। वह बस शांत है, तुम इसी में अपनी भलाई जानो और चुप ही रहो। मैंने उन्हें पापा से एक बार कहते हुए भी सुना था कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी इस चीज का अनुमान होता कि तुम उनकी जिंदगी से प्यार करते हो या फिर उससे शादी करना चाहते हो, तो किसी की फिक्र नहीं करते। उन्हें बस अपनी बेटी की और तुम्हारी खुशियां चाहिए थीं। तुम्हारी खुशियों के कारण ही उन्होंने तुम्हारा अश्विनी के साथ रिश्ता मंजूर कर लिया था, क्योंकि वह जबरदस्ती रिश्तों के कायल नहीं। सीबी के लिए हमारे घर से अच्छा घर और वर उन्हें नहीं कहीं मिलने वाला था। तुमसे शादी करने के बाद उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने रहती। पर यहां पर जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे ही उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो वह काफी दुखी हुए हैं। वह तो नव्या बुआ से साफ कह रहे थे, इसमें गलती उनकी है, शायद उनके प्यार में कोई कमी रह गई थी। इसी कारण तुमने उनसे अपने दिल का हाल शेयर करना जरूरी नहीं समझा था। शिवन्या की बात सुनकर शिवम चुप रह गया। बात भी उसकी ठीक थी, गलती उससे हुई थी, और अब वह शिवन्या एंगल से इन बातों को सोचने लगा था। सबसे पहले तो उसे रणविजय से मिलकर माफी मांगनी थी, लेकिन रणविजय ना आ रहा था और ना ही शिवम का कोई फोन उठा रहा था। अंत में हार कर उसने रणधीर जी की मदद ली। दादू, चाचू कहाँ हैं? रणधीर जी जब एक शाम शिवम से मिलने आए तो उसने रणधीर जी का हाथ पकड़ लिया। वह तो अभी घर ही पर था, रणधीर जी ने कहा। क्या वह मुझसे गुस्सा है? शिवम ने पूछा। रणधीर जी चुपचाप शिवम का चेहरा देखने लगे। गुस्सा तो तुमसे क्या, मुझसे भी है, पर तुम उसके गुस्से को ज्यादा माइंड मत करो। खुद ब खुद गुस्सा शांत होगा तो ईशानी उसे समझा देगी। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। रणधीर जी ने इस समय कुछ भी बोलना सही नहीं समझा था, पर शिवम की उलझन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। और तब उसने नव्या को पकड़ा। जब से शिवम घर आया था, नव्या बिना नागा हर रोज शाम के समय शिवम से मिलने के लिए राठौर मेंशन चली आती थी, और अभी इस समय नव्या अपने हाथों से शिवम को सूप पिला रही थी। रहने दीजिए बुआ, बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा है। 2 चम्मच पीने के बाद ही शिवम ने अपना मुंह बंद कर लिया। अरे, ऐसे कैसे मन नहीं हो रहा है? मुंह खोलो वरना 2 थप्पड़ देकर मुंह खुलाऊंगी। नव्या ने सूप का बाउल सामने टेबल पर रखकर शिवम को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। शिवम की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। बुआ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। तो फिर नखरे भी छोटे बच्चों की तरह मत करो। बचपन से ही तुम्हें खाना खिलाने और दूध पिलाने की आदत है मुझे, और तुम्हें कैसे खिलाना पिलाना है वह भी मुझे पता है। सीधे सीधे सूप पीने के लिए अपना मुंह खोलो, या फिर सीधा मुंह में 2 थप्पड़ दे दूंगी। नव्या ने फिर से शिवम मारने के लिए अपना हाथ ऊपर किया था कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बुआ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर मेरी भी बात को समझने की कोशिश करो ना। प्लीज एक बार रणविजय चाचू से कहो कि वह मुझसे बात कर ले। वो मुझसे मिलने नहीं आते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरा फोन तो उठा सकते हैं ना। शिवम ने अब मिन्नत शुरू कर दी थी। नव्या से बात करते करते शिवम की न केवल आंखें भर आई थीं, बल्कि आवाज भी भारी हो गई थी। पूरे घर का सबसे पहला बच्चा होने के कारण शिवम बचपन से ही सबको बहुत प्यारा था। नव्या, आदित्य, रणविजय ने तो इसे हाथों हाथ खिलाया था। यह सबसे बड़ा सच था कि अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा
इन लोगों को शिवम प्यारा था। बिन मां के बच्चे को इस तरह से तड़पते हुए देखकर नव्या का दिल भी तड़प उठा था। कहीं न कहीं शिवम का एंगल समझ रही थी। अनन्या के चलते ही शिवम ने ऐसा कदम उठाया था, इसलिए पूरी तरह से शिवम को वह गलत भी नहीं कह सकती थी। मैं तुम्हारी बात समझती हूं शिवम, तुमने ऐसा क्यों किया होगा यह भी समझती हूं, इसलिए मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी हम अपने दिल में बात दबाकर बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि दिल में दबी हुई बातें दर्द देती हैं, और जब हम अपने दर्द को अपने लोगों के सामने कह देते हैं तो कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकल आता है। मैं भाई से बात करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी। उनका गुस्सा जब शांत होगा तो वह खुद दौड़ते हुए चले आएंगे। फिलहाल तुम अपना सूप खत्म करो, वरना अगर रणविजय भाई को पता चला ना कि तुमने उनके कारण खाना पीना छोड़ रखा है तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। नव्या ने शिवम को समझाया, जबकि रणविजय शिवम के कमरे के बाहर खड़ा इन बुआ भतीजे की बात को सुन रहा था, और इन दोनों की बात को सुनकर वह उदासी से मुस्कुराया। कैसे हो शिवम? दरवाजे पर खड़े होकर ही रणविजय ने शिवम से पूछा। चाचू आप? रणविजय को देखकर शिवम खुलकर मुस्कुराया। जाने कितने दिनों के बाद उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखकर नव्या भी खुश हो गई। शिवम ने बिस्तर पर से उठने की असफल कोशिश की, लेकिन रणविजय ने उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो, ये बताओ कैसे हो? सबको परेशान करने के बाद मन नहीं भरा जो अब हमारी छुटकी को भी परेशान कर रहे हो? रणविजय ने नव्या और टेबल पर रखे बाउल को देखते हुए कहा। रणविजय की बात सुनकर शिवम उदासी से मुस्कुराया। ऐसा कुछ नहीं है चाचू, मैं बस, शिवम ने धीरे से कहा। तो फिर कैसा है? ऐसे बुलाने पर भी इसके पास 100 जरूरी काम होते हैं। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। एक कंबाइंड फैमिली में रहती है, सास ससुर सब है। फिर भी ये हर रोज तुम्हारे लिए अपने घर के सारे काम छोड़कर आती है, क्यों? रणविजय ने एक भाव उठाते हुए शिवम से पूछा। उसकी नजर शिवम के ऊपर लगातार जमी हुई थी, जैसे कि उसके दिल को टटोल रहा था। इस नजर ने शिवम को अपने आप अपनी नजर में चोर बना दिया था। शिवम से कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा था, उसने अपना सर झुका लिया। सर झुका लेने से या फिर जवाब ना देने से क्या बात खत्म हो जाएगी? रणविजय ने फिर तुरंत ही पूछा, लेकिन इस बार भी शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। छोड़िए ना भाई, बच्चा है, नव्या धीरे से बोली। रणविजय ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हां, खैर, छोड़ो, इन सब चीजों से मुझे क्या? बच्चे तो अब तुम नहीं हो, पर फिर भी यह तो तुम दोनों बुआ भतीजे का मैटर है। ये बताओ कैसे हो? रणविजय ने जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के अंदाज में पूछा। नव्या ने उसे आंखों के इशारे से रणविजय को मनाने के लिए कहा। मैं कैसा हूं? बिल्कुल अच्छा, बाकी सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। शिवम ने अपने आसपास फैले हुए इंजेक्शन और दवाइयों के पेपर्स को दिखाते हुए कहा। वह तो मैं देख ही रहा हूं, रणविजय ने एक नजर पूरे कमरे में बढ़ाते हुए कहा। वहां पर क्यों खड़े हैं चाचू? अंदर आइए ना, शिवम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हारे कमरे में बिना तुम्हारी परमिशन के आ जाना चाहिए? रणविजय ने कुछ जताते हुए शिवम से पूछा। मैं आपका भी बच्चा हूं, शिवम ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। सच में? नव्या का तो समझ में आ रहा है, उसके लिए तुम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। उसने मां बनकर तुमको सहेजा है, उस समय जबकि वह खुद छोटी बच्ची थी। लेकिन फिर भी क्या तुम अभी भी अपने आप को बच्चे समझ रहे हो? रणविजय की बात में छुपा हुआ व्यंग था। नव्या बीच में कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन रणविजय ने हाथ उठाकर नव्या को चुप करा दिया। तुम तो बीच में कुछ बोलो ही मत, यह हम दोनों के बीच की बात है, इसलिए हम दोनों को ही बात करने दो। हां तो करो ना बात, मैंने क्या रोका है? मैं यहीं पर बैठ रही हूं, जितनी मर्जी चाहे उतनी बात कर लो, नव्या तुनकते हुए बोली। यहां पर बैठकर बेड तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में तुम नीचे जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। रोज रोज चाय के समय पर पधार जाती हो। तारीफ कर दिया तो ज्यादा फूल कर कुप्पा मत हो जाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे घर का सारा काम अपना ट्यूबलाइट करता है। रोज रोज अंजलि बनाकर तुझे चाय नहीं देगी। चल बना और मुझे भी पिला, मैं आता हूं। रणविजय ने सीधे नव्या को बाहर का रास्ता दिखाया। वो समझ गई थी कि रणविजय खुद शिवम से बात करना चाहता है। बात वैसे भी शिवी से जुड़ी होती, इसलिए नव्या ने वहां से निकलना ही सही समझा। तो सीधे कह देते ना कि चाय पीने का मन कर रहा है।
क्यों ईशानी भाभी ने चाय बनाकर नहीं पिलाया? और अब तो भाभी की भी जरूरत नहीं है। अपनी शिवी इतना अच्छा चाय पिलाती है कि 3 दिन तक जीभ पर स्वाद रहता है। ये बात तो तुम्हारी सही है कि मेरी जिंदगी चाय बड़ा अच्छा बनाती है और किसी भी समय बना देती है। लेकिन क्या करूं? आज मेरा मूड कुछ उखड़ा हुआ है, तो सोचा मुंह का टेस्ट भी बिगाड़ ही लेता हूं। रोज रोज चली आती हो, कभी कभी हाथ पैर भी चला लिया करो, रणविजय ने कहा। इतना ताना लेने की क्या जरूरत है? घर में इतने नौकर चाकर किस लिए हैं? अब यह मत बोलना कि पेमेंट तुम्हारी जेब से जाता है, क्योंकि वैसे भी अभी सब कुछ पापा का है, बराबर की हिस्सेदार हूं। नव्या भी जताते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। नव्या के जवाब पर रणविजय ने अपनी आंखें बड़ी की। और जितना उस ट्यूबलाइट को दहेज में दिया था, उसका क्या हुआ? वह तुम उस ट्यूबलाइट से पूछना। नव्या हाथ हिलाते हुए बाहर निकल गई। नव्या के जवाब पर रणविजय और शिवम दोनों मुस्कुरा दिए। अब रणविजय और शिवम कमरे में अकेले थे। आइए चाचू, आप यहां बैठिए। शिवम ने रणविजय को अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। रणविजय ने एक पूरी नजर शिवम के हुलिये पर डाली। रणविजय का दिल एकदम से कटने लगा था। शिवम काफी कमजोर दिख रहा था। गोलियां उसके पीठ पर लगी थीं, जिस कारण अधिकतर उसे पेट के बल सोना पड़ता था। अब जाकर कुछ सही हुआ था, तो भी ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहा था। रणविजय को शिवम से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन कहां से शुरू करें? वह यह बात डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो वही शिवम को भी रणविजय से अपनी साइड क्लियर करने के लिए कई बातें बतानी थीं, लेकिन कहां से शुरू करें वह भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर के बाद शिवम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी चाचू। रणविजय शिवम की बात सुनकर फीके से मुस्कुराया। किस चीज के लिए सॉरी कह रहे हो? झूठ बोलने के लिए या फिर बात छुपाने के लिए? रणविजय ने अपनी नजरें शिवम के चेहरे पर जमाते हुए कहा। शिवम ने अपनी आंखें झुका लीं। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं कहा चाचू। मैंने इस मैटर पर किसी से कोई बात ही नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि इस मैटर में आपका डिसीजन क्या होगा, और कुछ गिल्ट भी मन में भरा हुआ था, जिसके कारण मैं चाहकर भी इस मैटर पर किसी से कोई सजेशन भी नहीं ले पाया। शिवम ने बात बनाने की नाकाम कोशिश की। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें लगा कि अनन्या भाभी ने जो कुछ भी किया है, उस गुस्से में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा या फिर अपनी जिंदगी को तुम्हें नहीं दूंगा। यही मेरा डिसीजन हो सकता था ना? इतना ही तुम मुझे समझ पाए हो ना? क्यों? रणविजय ने पूछा। नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं थी। मैं खुद अपने दिल की फीलिंग से अपनी नजरों में चोर बन गया था। आप जानते हैं कि हम दोनों की एज में भी 5 साल का अंतर है। वह मुझसे काफी छोटी है। ऐसे में मैं अपनी फीलिंग खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही गिल्ट मेरे मन में था, शिवम ने कहा। 5 साल का अंतर कोई अंतर नहीं होता शिवम। ये बात तुम भी समझते हो। ये बात अलग है कि मैं इस वक्त 2-4 साल तक जिंदगी की शादी के बारे में नहीं सोच रहा, पर तुम दोनों के केस में तो मैं शायद ऐसा नहीं सोचता, या फिर अगर ऐसा सोचता भी तो 2-4 साल रुकना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही तुम्हारे लिए या फिर आशुतोष भाई के लिए। पर तुमने अपने आप को गिल्ट से निकालने के लिए मेरी जिंदगी का हाथ छोड़ना सही समझा। लेकिन यह बताओ कि मैं कैसे इस गिल्ट से बाहर निकलूं कि मेरे दोनों बेटों ने मिलकर मेरी जिंदगी की जान लेनी चाहिए है। मेरी मासूम से जिंदगी जो राह चलते लोगों में से किसी को भी कोई दुख नहीं देना चाहती, उसको दुख पहुंचाने वाले तुम दोनों ही हो। उसके दोनों अपने इंपॉर्टेंट रिश्ते, एक ने सीधे उस पर गोली चलाई है तो दूसरे उस गोली को अपने ऊपर लेकर उसे दुनिया भर का दर्द दिया है। तुम्हारा पोजीशन तो कुछ क्लियर भी हो गया कि तुमने जिंदगी की जिंदगी बचा ली और खुद को अपने गिल्ट से बाहर निकाल लिया, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे खुद अपनी ही जिंदगी के सामने खड़ा हो? कैसे अपने आप को इस गिल्ट से बाहर निकालूं कि तुम पर गोली चलाने वाले हाथ मेरे ही बेटे के थे और मेरे एक बेटे ने मेरे दूसरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है? रणविजय ने एक लाइन में साफ कह दिया। रणविजय की बात सुनकर शिवम का मुंह खुला रह गया। आपको पता है चाचू? शिवम को रणविजय की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्यों, तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? रणविजय के बात में व्यंग था। शिवम ने अपना सर झुका लिया, यानी कि वह इस मैटर में पहले से ही सब कुछ जानता था और रणविजय का तीर सही निशाने पर लगा था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा,
कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।